बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल से, अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम कहता हूं। हम सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, हम डिफरेंस ऑफ सैम्पल्स मीन के ऊपर आज हैं। हम आज इससे पहले आप लोगों को इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सिखाई कि इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है, एक टेबल आपको बना के दिखाई। आज का जो ये टॉपिक है, आज हमने इसको देखना है कि इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑब्वियसली वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। तो हम इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आज उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना सीखेंगे। तो अपने वीडियो लेक्चर पर चलते हैं। अपने टॉपिक पर जाने से पहले फिर एक छोटी सी गुजारिश कि जिन लोगों ने मेरा चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दीजिए। देखिए जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है। स्कोर्स ऑन अ टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप 1 are normally distributed with mean and variance 60 and 100 respectively। पहला ग्रुप है जी हमारे पास दिया गया। आपको बताया था जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे तो हमें आपको डिस्कस किया था, इस बात को मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसमें दो पॉपुलेशंस दी जाएंगी, पॉपुलेशन 1 होगी और पॉपुलेशन 2 होगी। जो फर्स्ट पॉपुलेशन होगी उसको अब हमने ग्रुप 1 से डिनोट किया हुआ है और वो एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 60 है जी। और इसी तरह करके हमारे पास जो उसका वेरिएंस है, और उसका वेरिएंस जो है जी वो हमारे पास कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा ग्रुप है जी, वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जिसका मीन 50 है। और इसी तरह करके हमारे पास जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है वो हमारे पास कितना दिया गया है, वेरिएंस हमारे पास जो दिया गया है वो 121 दिया गया है। अब वो कहते हैं कि अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स, पहले उससे आपने 10 का सैंपल ड्रॉ किया है और इसी तरह करके हमारे पास जो दूसरी पॉपुलेशन है उससे हमने 11 का 11 का सैंपल ड्रॉ किया है। अब वो आगे इससे पूछना ये चाह रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स, ये जो हमारे पास सैंपल मीन्स हैं इनके दरमियान में यानी कि जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो हमारे पास 8 और 14 के दरमियान में कितने ऐसे सैम्पलिंग यूनिट्स होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 8 और 14 होगी। यानी कि देखें, हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, x⁻1 माइनस x⁻2 की एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना ली। अब ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है इसके काफ़ी सारे मीन आ रहे होंगे हमारे पास। कोई मीन हमारे पास 8 होगा, कोई 7 होगा, कोई 6 होगा, कोई 20 होगा, काफ़ी सारे हमारे पास सैम्पल के मीन आ रहे होंगे इनके डिफरेंसेस के। अब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि बताएं कि कितने सैम्पल ऐसे हैं जिनके मीन जो हैं वो 8 और 14 के दरमियान में आ रहे हैं, यानी कि इनकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बुनियादी तौर पर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 8 और 14 के मिड में जितने भी जो सैम्पलिंग डिफरेंसेस के जो मीन आ रहे होंगे वो 8 और 14 के दरमियान में आए, उनकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी होगी। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है जी, μ1 माइनस μ2 है, दोनों का डिफरेंस है क्योंकि हमें जी वेरिएबल बनाना है तो इसलिए हमें μ1 माइनस μ2 चाहिए। तो μ1 60 है जी और μ2 हमारे पास 50 है, इनका डिफरेंस लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास कितना आ जाता है जी, 10 आ जाता है, हमारे पास मौजूद है। इस तरह सिग्मा 1 स्क्वायर है वो हमारे पास 100 दिया गया है। इस तरह सिग्मा 2 जो है, सिग्मा स्क्वायर 2 जो है वो हमारे पास 121 है। बिल्कुल इसी तरह करके n1 10 है और n2 हमारे पास 11 है। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जी वो है हमारे पास यानी कि हमने 8 और 14 के मिड में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और ये हमारे पास जो है x⁻1 माइनस x⁻2 जो है दैट इज़ कॉल्ड आवर वेरिएबल, जो कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, एक नॉर्मल वेरिएबल है और हमने इसी की प्रोबेबिलिटी अब फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि जब हम अपने वेरिएबल को नॉर्मल बना चुके होते हैं तो नॉर्मल वेरिएबल बनाने के बाद हमने इसका क्या करना होता है, इसको स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। तो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल जो है ओबियसली अब 2 होंगे। पहले से हमारे पास Z1 बनेगा और फिर हमारे पास Z2 बनेगा। तो Z1 के लिए हम लोग 8 यूज़ करेंगे और Z2 के लिए हमारे पास जो होगा डिफरेंस वो 14 होगा। तो आपको पता है Z वेरिएबल की जो शर्त है वो यही होती है हमारे पास, जिस वक्त मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस μ1 माइनस μ2 और उसका स्टैंडर्डाइज्ड स्टैंडर्ड एरर होता है।
तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड एरर हमारे पास इसी तरह कैलकुलेट होगा इसका। अब एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू जो कि डिफरेंस दिया गया है वो ऑब्वियसली 8 है हमारे पास, और म्यू वन माइनस म्यू टू का जो डिफरेंस है हमारे पास वो 10 है। सिग्मा वन स्क्वायर हमारे पास 100 है, 10 पे डिवाइड करेंगे, इसको n1 पे डिवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सिग्मा स्क्वायर टू जो है वो 121 है, उसको 11 पे डिवाइड कर रहे हैं। इस सारे को अगर हम सॉल्व करते हैं, सिर्फ इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आ जाता है -0.44। ये हमारे पास जी इसका आंसर आ जाता है, जो कि Z1 हमारे पास कहलाएगा। इसी तरह हमें Z2 बनाना होगा, हमें Z2 पे जाना पड़ेगा। अब Z2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू की जगह हम 14 लिखेंगे। म्यू वन माइनस म्यू टू जो है ओबियसली हमारे पास 10 आएगा, और ये वाला जो सारा पार्ट है, इतना हिस्सा जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर बनता है, जो कि वही था जो हमने अपने पर वाली इक्वेशन के अंदर बनाया था। इस सारी इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करके लिखता हूँ तो मेरे पास ये फाइनल आंसर जो बनकर आता है वो 0.87 आता है। तो मेरे पास दो Z आ गए हैं, Z1 है और दूसरा हमारे पास Z2 है। पहला Z है जी -0.44 और दूसरा है हमारे पास 0.87। तो अब हमने स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल की मदद से प्रोबेबिलिटी लेनी है, हमने प्रोबेबिलिटी टेबल देखनी है। तो सबसे पहले हम अपनी इसकी नॉर्मल एक कर्व बनाएंगे। नॉर्मल कर्व आपके सामने है, आप देख सकते हैं। हमने -0.44 और 0.87 के दरमियान में हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली हमारे पास दो पार्ट हैं इसकी प्रोबेबिलिटी की, एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट हमारे पास ये होगा। -0.44 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर 0.87 की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी होगी। तो दो हिस्सों में हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है और दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ हमने ऐड कर देनी है। तो आपने देखा कि हमने पहले अपने वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने इसकी प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट की। तो आप टेबल में जाके देखें 0.44 की जो प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ इतने हिस्से की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास कितनी आ जाती है जी 0.17 आ जाती है, और इस हिस्से की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास कितनी आ जाती है 0.3078 आती है। ऑब्वियसली जब हम इसको ऐड करेंगे तो फाइनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.4778 आ जाती है। तो अब ये बात ये इशारा कर रही है कि तकरीबन 47.78% ऐसे सैंपल होंगे जिनका मीन जो है वो 8 और 14 के दरमियान में होगा, यानी कि उनके डिफरेंसेस का जो मीन होगा वो 8 और 14 के दरमियान में होगा। और वो कितने परसेंट होंगे जी, हमारे पास तकरीबन 47.78% हमारे पास ऐसे होंगे जिनका मीन जो है वो 8 और 14 के मिड में आएगा। इसी को आगे लेकर चलते हैं जी। एक क्वेश्चन और आपके सामने लेकर आता हूँ, वो देख लीजिए। और ये तकरीबन तमाम जो क्वेश्चन इस वक्त आप देख रहे हैं ये इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को पाकिस्तान में जितनी भी बुक्स हैं तकरीबन सब में मिल जाते हैं। चौधरी शौहर महमूद साहब की बुक है, वहाँ से भी आपको मिल जाता है। समीउल्लाह साहब की बुक है, वहाँ से भी मिल जाता है। डॉक्टर अफजाल साहब की बुक है, वहाँ से भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए डॉक्टर अफजाल साहब की बुक से लेकर आया हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं समीउल्लाह साहब की बुक है मोहसिन स्टैटिस्टिक्स, वहाँ से लेकर आया हूँ। तो इसको देख लेते हैं जी। इसमें अगर कोई और भी आपको कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे फ्रीली कॉन्टेक्ट किया करें। व्हाट्सएप पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए, मेरा ग्रुप है, आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर मेरा पेज है समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स, वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सो मैनी सोर्सेज टू टीच स्टैटिस्टिक्स एंड यू कैन ज्वाइन मी, एवरी प्लेटफॉर्म इज़ ओपन फॉर यू। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट ऑफ द सर्टन ब्रीड ऑफ अ टेरियर डॉग्स हैज़ अ मीन। हमारे पास ये डॉग्स की बात की जा रही है, दो डिफरेंट काइंड्स के डॉग हैं। एक है हमारे पास टेरियर डॉग्स हैं और दूसरे हमारे पास इनका एक और डॉग हैं जिनका जिक्र यहाँ पर किया जाता है। तो अब वो ब्रीड ऑफ पुल्स हैज़ मीन, ये दो डिफरेंट काइंड्स के डॉग हैं। पहले का जी हमारे पास जो मीन आया हुआ है वो 70 है, 70 सेंटीमीटर है, और इन्हीं का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है जो कि 10 सेंटीमीटर है। इसी तरह हमारे पास एक और दूसरा डॉग्स हैं, हाइट ऑफ द सर्टन ब्रीड ऑफ पुडलेस हैज़ मीन, और उनका मीन जो दिया गया है वो 30 सेंटीमीटर दिया गया है जी। और इसी तरह इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपसे वो पूछते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सैम्पल मीन ऑफ हाइट ऑफ 50 टेरियर एक्सीड द सैम्पल मीन ऑफ अ रैंडम सैम्पल ऑफ 60 पुडलेस बाय एट मोस्ट 44 सेंटीमीटर।
आप लोगों को ये जो 50 है और ये जो 60 दिया गया है, बेसिकली ये सैंपल के साइजेस दिए गए हैं। ये N1 है जी हमारे पास, जिसको हम 50 से डिनोट कर रहे हैं, और इसी तरह हमारे पास एक 60 है जो है हमारे पास N2 या सैंपल का साइज सेकंड है। अब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, वो पूछते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल मीन ऑफ हाइट ऑफ 50 टेरियर एक्सीड the sample mean of random sample of 60 poodles by at most 44 सेंटीमीटर। यानी कि हमने x⁴ अगर हम अपने सैंपल को रखें, जो हमारे पास टेरियर डॉग्स हैं उनको, उस पॉपुलेशन को रखें, तो x⁴ और माइनस x⁴ अगर हम इनका डिफरेंस लें तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी आती है वो एट मोस्ट 44 सेंटीमीटर आनी चाहिए। ये उनकी क्वेश्चन की शर्त है। तो इससे आगे चलता हूं तो मैं आपको कैलकुलेशन पर लेके जाऊंगा, और आप प्रोबेबिलिटी को देखकर समझ चुके हैं कि हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, यानी कि x⁴ माइनस x⁴ लेस देन इज इक्वल टू 44। तो ऑब्वियसली x⁴ जो है वो हमारे पास फर्स्ट टेरियर डॉग्स जो हैं उनसे आया हुआ है, और जो दूसरे पुडलेस हैं हमारे पास ये उनसे आया हुआ है। तो बहरहाल ये आपको समझाने के लिए क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं जी μ1 70 है, μ2 30 है जी हमारे पास, ये हमारे पास 30 दिया हुआ है। σ1 है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज़ 10। बिल्कुल इसी तरह σ2 स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन से आया हुआ दैट इज़ 5। अब N1 50 है जी, और N2 हमारे पास 60 है, और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए जी, x⁴ माइनस x⁴ लेस देन इज इक्वल टू 44 की चाहिए। तो ऑब्वियसली अब हमें अपने वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज वेरिएबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, सबसे पहले हमें x⁴ माइनस x⁴ लेना पड़ेगा, जो कि μ1 माइनस μ2 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले जी आप इनका डिफरेंस ले लीजिए। इनका डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, μ1 70 है और μ2 हमारे पास 30 है। तो 70 माइनस 30 जो होता है जी 40 होता है। तो μ1 माइनस μ2 की जगह पर हम 70 ये 40 लिख सकते हैं। फिर स्टैंडर्डाइज वेरिएबल बनेगा, स्टैंडर्ड एरर बनेगा जी। स्टैंडर्ड एरर ओबियसली हमारे पास किसके इक्वल होता है, σ1² प्लस σ2/2 और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। तो अब इस फाइनल कैलकुलेशन अगर आप देखें तो 1.5545 आता है, ये हमारा इसका स्टैंडर्ड एरर बनता है। नेक्स्ट स्टेप पर जी हमारे पास सारी कैलकुलेशन आ गई, तो अपने वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज बनाना है। तो स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x⁴ माइनस x⁴ माइनस μ1 माइनस μ2, और ये स्टैंडर्ड एरर से हम इसे क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देंगे। तो अब अगले स्टेप में जाकर आपने क्या करना है जी, सिर्फ x⁴ माइनस x⁴ क्योंकि उनका डिफरेंस आ रहा है वो हमें ऑलरेडी गिवन है और वो है 44, और एटमोस्ट की बात करता है। तो ये बातें आप लोगों को मैंने जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पर आपको इसका जिक्र किया था कि एटमोस्ट एटलीस्ट का जिक्र क्या होता है। एटलीस्ट कम से ज़्यादा की तरफ होता है और एटमोस्ट कम ज़्यादा से कम की तरफ होता है। तो 44 से कम की प्रोबेबिलिटी हमने लेनी होती है। तो बहरहाल अब इसमें हमारे पास जो z वेरिएबल है वो आपके सामने है जी, 44 माइनस और इनका जो डिफरेंस आता है 40, इसे डिवाइड करते हैं तो 2.57 आ जाता है। यही हमारा स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल की जो आंसर है वो आता है। अब इस स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल को ऑब्वियसली हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखना है। उस प्रोबेबिलिटी टेबल के अंदर देखकर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और हमारा आंसर फाइंड हो चुका होगा। तो आप चलें जी अपनी इस टेबल की तरफ। आप देख सकते हैं कि ओबियसली पॉजिटिव है तो 2.57 हमारे पास यहाँ कहीं होगा, और उससे जितना भी हिस्सा है ये हमने प्रोबेबिलिटी की शक्ल में फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो हिस्से हैं प्रोबेबिलिटी के। एक हिस्सा जो है वो हमारे पास जो है वो -∞ से लेकर 0 तक का है, और फिर इस 0 से लेकर 2.57 तक का हिस्सा है। तो इसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है जी। ये वाली प्रोबेबिलिटी ओबियसली आपको पता है कि 0.5 होती है, और ये वाली प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इस हिस्से की प्रोबेबिलिटी होगी। तो आपने देख लिया कि 0.5 तो एज इट इज़ ही आ गया, और ये वाली प्रोबेबिलिटी आपने टेबल से देख ली। अब ये वाली जो प्रोबेबिलिटी आपने टेबल से देखी है ये आ जाती है हमारे पास 0.4949। आप इनको ऐड कर दीजिए तो 0.9949 आता है। इसके साबित होता है कि तकरीबन 99.49% सैंपल ऐसे होंगे, इनके डिफरेंसेस का जो मीन होगा यानी कि ऐसे होंगे जो 44 या उससे कम होंगे। अब ये बातें जो हैं वो कहीं रिसर्च में भी आपके काम आ सकती हैं, किसी भी जगह पर आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। बहरहाल एक क्वेश्चन था जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड था वो हमने किया। और जी आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।